Welcome to our channel. Good evening, friends. As promised, we are here with our first video lecture of C programming language. Since it is an introductive video, it is quite lengthy. Please watch the whole video, don't skip any part. Let's get started. Thank you. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जैसे आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। जैसा हमने डिसाइड किया था कि सी प्रैक्टिकल का छोटा छोटा हम क्लासेस बनाएंगे कॉन्सेप्ट बेस। सो अभी यहाँ पे हम थ्योरी सेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। थ्योरी सेक्शन जो है वो हमारी फैकल्टी हमको ऑलरेडी पढ़ा रही है, ठीक है। जो लोगों के डाउट हैं इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के हम उस पर यहाँ पे वर्क करेंगे। और आज का जैसे वीडियो हमारा ये इंट्रोडक्टिव रहेगा तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि वो कंसाइज में ही रहें। ओके, सो बेसिकली जो हमारा सी प्रैक्टिकल है ये दो चीज़ों से मिलकर के वर्क करता है। एक तो हमारा लॉजिक और दूसरा हमारा थ्योरी सेक्शन। लॉजिक में हमारा डिपेंड क्या करता है, केवल और केवल सिंटैक्स। अगर हमारा सिंटैक्स सही है, हमने लॉजिक सही लगाया है, तो हमारा प्रोग्राम वेल एंड गुड तरीके से रन होगा। उसमें कोई भी हमें एरर मैसेज पॉपअप नहीं होगा, ना ही थ्रो मैसेज आएगा कोई भी, ठीक है। सो थ्योरी सेक्शन को हम सिर्फ इतना ही कंसिडर करेंगे कि जितना हमारे प्रोग्राम में नीड है, लेकिन हमारा थ्योरी सेक्शन जो है उसका बेस हमारा वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अभी जैसे हम फिबोनाची सीरीज़ लेते हैं या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं, सो इसमें अगर हमें ये नहीं पता कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी प्रैक्टिकल को अपने कोड में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले नीड ये है कि किसी भी चीज़ का आंसर, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसमें हमें करना क्या है। तो नो डाउट इसके लिए आप बुक का रेफरेंस ले सकते हो, अपने पीडीएफ का ले सकते हो, अपनी थ्योरी क्लासेस का ले सकते हो, या फिर आप गूगल करो, व्हाटएवर आप कुछ भी करो, वो मैटर नहीं करता। इवन आप कहीं से कोड भी कॉपी पेस्ट कर लेते हो, वो भी मैटर नहीं करता। बट मैटर क्या करता है कि बाद में उसको आप समझने की कोशिश करो कि कंपाइलर तो उसको रन कर ही देगा अगर कोड हमारा सही है बिल्कुल, बट आप क्या उसे आप ड्राई रन कर पा रहे हो कि हमारा कोड रन कैसे हो रहा है। अगर आप उसे ड्राई रन करना सीख गए तो आपका कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एकदम क्लियर है। फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दिए जाएं, वो बहुत ही ईजिली तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम इसमें हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वेल एंड गुड तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा। इसको हम यहाँ से फर्स्ट कॉपी कर लेते हैं और सीधे आकर के यहाँ अपने पोर्टल पे इसको हम पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। सो यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसोल इनपुट में आते हैं, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं अपने मैट्रिक्स का 3 और 4। अभी इसको हम रन करते हैं। सो रन टाइम पे हमको क्या मिला, ये हमको बता रहा है इंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट। फिर हमने जो एलिमेंट को एंटर किया था वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, एंटर्ड एलिमेंट इज 1 2 एंड 3 4। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या काम कर रहा है कि जो हमारा कॉलम है 1 और 3, इसको ये रो बना देगा, और जो हमारी रो है 1 और 2, इसको ये हमारा कॉलम बनाएगा। कॉलम को रो कर देगा और रो को कॉलम कर देगा। सो 1 3 जो हमारे कॉलम में थे ये हमारे रो में आ गए हैं 1 एंड 3, और जो हमारे रो थी वो हमारी कॉलम बन चुकी है 2 एंड 4। ओके, सो अभी जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट एंटर कराए थे, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया था 2 क्रॉस 2 की, 2 बाई 2 की। इट मीन्स हमारे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होने वाले हैं वो टोटल 4 एलिमेंट रहेंगे। सो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। इन केस अगर हमसे ये कह दिया जाए
कि यहाँ पे मैट्रिक्स की साइज़ हमें बड़ी करनी है, हमें 3x3 की मैट्रिक्स लेनी है या 4x4 की लेनी है। इन केस अगर हम 4x4 की मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारे जो रन टाइम में जो हम इनपुट देंगे वो हमें 16 एलिमेंट देने पड़ेंगे। या फिर हमसे ये पूछ सकता है कि आप ऐसा कोड तैयार करो जिसमें मैट्रिक्स हमारे किस क्रॉस की होनी चाहिए, एक्स क्रॉस वाई में, वो हम यूज़र से इनपुट लें। तो यहाँ पे मामला फंस जाएगा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हम ऊपर अपने कोड पे भी चलते हैं और यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि हमने जो एरे लिया था मैट और ट्रांस नाम का, इंटीजर टाइप का मैट एक एरे है और एक ट्रांस है, इसमें हमने 2x2 लिख रखा है। अगर हम इसको 4x4 करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 की जगह अगर हम 4 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है, यही होता है ड्राई रन, कि आप ड्राई रन कैसे करोगे, आपका प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। अभी तो फिलहाल ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हम यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। आज हमारा जैसे इंट्रोडक्टिव क्लास रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ गाइस कि अभी तो करंट टाइम में फ़िलहाल मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है कि मैं ऑनलाइन आप लोग को सिस्टम पे बता सकूं। ठीक है, सो अभी मैंने 2 इमेजेस लेकर के रखे हैं। ये इमेज मेरी फर्स्ट है एंड ये इमेज हमारी सेकंड है। सो हमें यहाँ पे तैयार ऐसे ऐसे अपने आप को बिल्डअप करना है कि अभी आपको नहीं भी समझ में आता है क्या कैसे हो रहा है, तो आपको 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करना है। बहुत अच्छी बात है अगर किसी को पहले से आता है, सो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, अपनी नॉलेज को आप ब्रश अप कर सकते हो। इन केस उसके बाद भी आपको लगता है नहीं आपके पास ठीक ठाक एवरेज नॉलेज है या एवरेज से ऊपर है, तो आप नो डाउट वीडियो को छोड़कर हट सकते हो तुरंत। ठीक है, सो अभी हमें एक न्यू कॉपी बनानी है अपनी, और हमें चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करना है। कॉपी का जो हमारा फर्स्ट पेज रहेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले अपने सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके स्केलेटन को समझेंगे। स्केलेटन जैसे होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें हड्डी का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर हाड़ मांस का शरीर बना होता है। तो एक स्केलेटन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई व्हीकल होता है, उसकी चेचस होती है, और चेचस के ऊपर फिर हम बॉडी अपने व्हीकल के पार्ट्स को लगाते हैं। तो इसी तरह हमारा सी प्रोग्राम भी होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्केलेटन होता है, जो हमेशा हमें अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि वो हर प्रोग्राम में हमारे यूज़ होने वाली है। बेसिक स्ट्रक्चर तो यूज़ होगा ही होगा, उसके बाद फिर जैसी हमारी नीड है उसको हम मॉडिफाइड करते हैं, क्योंकि ना तो हर गाड़ी एक प्रकार की दिखती है और ना ही हर इंसान एक प्रकार का दिखता है, बट स्केलेटन सबके लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने कॉपी का पहला पेज बनाना है जिसमें हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंटैक्स हैं जो हर प्रोग्राम में यूज़ होने ही होने हैं, जैसा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। हमें प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं मैसेज को जनरली डिस्प्ले करने के लिए, जो हमारे यूज़र के सामने मैसेज डिस्प्ले हो या फिर फाइनल आउटकम रिजल्ट क्या है वो यूज़र के सामने आए। ठीक, दूसरा चीज़ जो हमारे पास पॉइंट आता है वो वैल्यू को स्टोर करना, जिसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पेज रहेगा कॉपी का। बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। हम ज़ीरो से यहाँ पे शुरू करेंगे, और आज की क्लास पूरी होने के बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारे चलेंगे, हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे हमारा पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। तो एक टॉपिक उठाऊंगा मैं, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, उसका ड्राई रन बताऊंगा, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो लॉजिक होता है, आपको वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज हो जाएगा जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी उसके लिए। सो उसमें हमने, अगर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन उठाया, पुटअप किया, जैसे हमने ये वॉवेल का क्वेश्चन उठाया है कि यूज़र कैरेक्टर को इनपुट कर रहा है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर को, तो उसके बाद यूज़र को ये पता चलना चाहिए कि जो इंटर्ड कैरेक्टर है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सो ऐसे हम प्रोग्राम को लिखेंगे अपने कॉपी में, उसको ड्राई रन यहाँ पे सीखेंगे, और उसके बाद ये हमने नीचे कमेंट डाल रखा है डबल स्लैश से IMPL, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट लॉजिक। सो इस प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है, जिस लॉजिक पे प्रोग्राम हमारा करेक्टली रन करेगा,
वो ये है इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो लगा हुआ है। इसको हमने हर प्रोग्राम में ऐसे इंपॉर्टेंट लॉजिक जो रहेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे और अपने कॉपी में ऐसे उसको राइट डाउन करके रखेंगे। हमारा जो बेसिकली काम ये रहेगा कि हमें अपने अंदर लॉजिक को बिल्डअप करना है और एग्ज़ाम टाइम में हमें हर क्वेश्चन के एटलीस्ट लॉजिक को रिवाइज करके जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो है वो हर एग्ज़ाम में हम कवर करेंगे ही करेंगे, जो भी एग्ज़ाम हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे हो गए? बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम बताना है, आप उसे करते हो या नहीं करते हो। आप करोगे तो फ़ायदा आपको ही उसका मिलेगा। वो छोटा सा एग्ज़ाम आपके लिए रहेगा, आप जब उसको बार बार करोगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपके दिमाग में आ जाएगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है मेन लॉजिक के लिए कि लॉजिक क्या काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट क्या डेफिनेटली 7 डेज़ होते हैं वीक में। सो जो भी हमारी 3-4 क्लासेस आएंगी, अब पर डे के लिए तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ और शायद वो आप लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। जो मेन फैक्टर होते हैं उसको हम सीखेंगे और संडे का जो दिन रहेगा उसको हम Q&A के लिए रखेंगे। आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट आप हमें DM कर सकते हो या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपके Q&A का यहाँ पे आपका जो भी डाउट रहेगा उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ये हम आ गए, ये हमारा पोर्टल है। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हर प्रोग्राम में हमें एक हेडर फाइल ऐड करनी होती है। h include stdio.h, ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। हम जो भी आउटपुट रन टाइम पे डिस्प्ले करते हैं और ड्यूरिंग रन टाइम पे हम जो भी वैल्यू को स्कैन करते हैं। सो printf फंक्शन जो है, इसका जो पूरा फंक्शन है वो इसी हेडर फाइल में स्टोर रहता है प्री डिफाइन, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। ऐसे हमारे पास और भी कई सारी हेडर फाइल हैं, जैसे आपकी एक फाइल हो गई हैच इंक्लूड string.h, हैच इंक्लूड math.h और graphic.h। सो ऐसे कई सारी फाइल्स हैं, हम अपने नीड के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, बट अभी बेसिक लेवल पे ये हेडर फाइल जो है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम एक मेन फंक्शन लेते हैं जो कि हमारा इंट टाइप का रहेगा, इंट मेन। और एक कर्ली ब्रेसेस से इसको ओपन करते हैं और नीचे आते हैं। अभी मैं यहाँ पे समथिंग कुछ डॉट लगा दे रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ओके। सो हमने इसको डॉट लगा दिया, इट मीन्स कि इंट मेन के नीचे हमारे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न 0 लगाते हैं। ठंड की वजह से हाथ नहीं काम कर रहे हैं। रिटर्न 0 हो गया और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। तो इतना लाइन ऑफ कोड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉट को भी हम लाइन में ही काउंट कर रहे हैं। 8 लाइन ऑफ कोड जो है हमारे, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। और एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे सी प्रोग्राम में जो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है,
अपने एरर को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें और एरर आने पे सबसे पहले उसको हम खोजने की कोशिश करें। अगर वो सारे हमारे पास आउट हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट किसी स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कर्ली ब्रेसेस जो हैं, जितने भी ओपन कर्ली ब्रेसेस होते हैं, लास्ट में हमारे पास उतने ही क्लोज कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए। जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है, ये ओपन है, इसका जो खुला हुआ मुंह है ये राइट हैंड साइड की तरफ है, ये ओपन है। और जो ये लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है, इसका खुला हुआ जो मुंह है वो लेफ्ट की तरफ है, सो ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। सो कितने ओपन कर्ली ब्रेसेस हैं यहाँ पे? एक। और कितने बंद हैं? एक। तो ये हमेशा बैलेंस होने चाहिए, जितने ओपन कर्ली ब्रेसेस उतने ही क्लोज कर्ली ब्रेसेस। फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप चाहो तो इसे अपने दिमाग में रख सकते हो या चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में, अगर आपको लगता है कि आप इसको इन फ्यूचर आगे चल के भूल सकते हो। कुछ टाइम बाद जहाँ 10-15 दिन बीतेंगे, फिर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सी लैंग्वेज होता है ये केस सेंसिटिव होता है। अगर कहीं पे स्मॉल में किसी चीज़ की नीड है तो वो हमें स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल की नीड है तो कैपिटल में ही लिखना है। अगर हमने इसका वाइस वर्सा किया, कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया, तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमारा सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग ट्रीट करता है, अलग अलग कंसिडर करता है, उसके लिए दोनों ही अलग हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, और जो हमारे पास कुछ मेन सिंटैक्स होते हैं जो हर प्रोग्राम में हमारे यूज़ होने वाले हैं, वो एक प्रिंटफ फंक्शन होता है और दूसरा स्कैनफ फंक्शन होता है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ, डबल कोट से ये स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हम एक मैसेज आउटपुट पे देते हैं, एंटर द वैल्यू, ठीक है। डबल कोट आया, इसको हमने बंद किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको स्कैन करते हैं, इसको भी हमने सेमीकोलन से बंद कर दिया। अभी हमारा ये जो 2 लाइन का हमने कोड लिखा है 4 और 5 पे, इसका मतलब क्या है कि हम एक प्रिंटफ फंक्शन ले रहे हैं और अपनी इस वैल्यू को प्रिंटफ फंक्शन के डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे ये आउटपुट होगी हमारे डिस्प्ले पे, रन टाइप पे, इंटर द वैल्यू। और जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उसको हम किसी वेरिएबल में, बेसिकली जो वेरिएबल अभी हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, वो वेरिएबल हमारे सिस्टम में एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक्वायर करता है। उस वेरिएबल को होल्ड करने के लिए एक मेमोरी की जगह को वो रिजर्व करता है, ठीक है। सो जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं उस वेरिएबल में हम वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं यूज़र की। उसको हम कैसे लेते हैं? स्कैनफ फंक्शन से लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। प्रिंटफ लिखना है, सारे ही स्मॉल लेटर में रहने हैं, डबल कोट रहेगा, हमारा मैसेज पूरा लिख लेंगे, उसके बाद डबल कोट से इसको हम बंद कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करने के बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और स्कैनफ का ये हमारा सिंटैक्स है। स्कैनफ लिखना है, डबल कोट के बाद %d लगाना है, डबल कोट से बंद होगा, सिंगल कॉमा लगेगा, %का साइन लगेगा, और जो भी हमारा वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उस वैल्यू को यहाँ पर लिख के वेरिएबल को, ब्रैकेट को बंद करके हम सेमीकोलन लगा देंगे। अभी ये सेमीकोलन का क्या चक्कर है? जैसे कि जब हमने यहाँ पे लोगों के साथ शेयर किया था सी प्रैक्टिकल, लोगों ने उसको देखा, अपने कॉपी में लिखा, फिर उसको सिस्टम पे लिखा, उसके बाद भी उनको एरर आ रहा था। सो मैंने लोगों से कहा कि अब आप हमें अपना स्क्रीनशॉट दीजिए। देखने पे मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, चाहे इन्वर्टेड कॉमा भूल जाएंगे, चाहे डबल कोट्स भूलेंगे, या फिर सेमीकोलन भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये स्किप हो जाती है दिमाग से या फिर आँख से हमें दिखती नहीं है। सो जैसे एक टीचर होता है ना, वो जब कॉपी को चेक करता है, सो जब हम चेक करते हैं तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, बट टीचर को ऐसा नहीं करना पड़ता। उसे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, वो एक नज़र में पन्ने को देखता है और एक टिक लगाता है, आगे बढ़ जाता है, और जहाँ गलती होती है वहाँ पे सर्कल कर देता है। सो जब मेरे सामने ऐसे स्क्रीनशॉट आए थे तो मुझे बेसिकली देखते ही समझ में आ गया था कि कहाँ पे क्या गलती है।
तो जो ये आपका सेमीकोलन आ रहा है, इसको आप एक कहानी के तौर पे समझिए। खेल खेल में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज को। जैसे पुराने के ज़माने में जब वॉकी टॉकी चलता था, सो जो हमारे मिलिट्री के लोग होते हैं या जो आर्मी में होते हैं, वो वॉकी टॉकी पे बोलते थे एक तरफ से मैसेज, और बोलने के बाद जो भी मैसेज होता था उसको डिलीवर करते थे, उसके बाद बोलते थे ओवर। फिर उधर से दूसरी पार्टी कुछ बोलती थी और बोलने के बाद बोलती थी ओवर। तो ओवर का मतलब क्या होता है कि बोलने वाली जो पार्टी है वो ये बताती है कि मैंने अपना काम कर चुका, अब आप आगे बोल सकते हो, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका। क्योंकि वॉकी टॉकी जो होता है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, ठीक है। एक टाइम में एक ही पर्सन की आवाज़ डिलीवर होती है। ये हमारा जैसे मोबाइल है आजकल चलता है, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। साइमल्टेनियसली दो लोग एक साथ बोलेंगे तो भी दो लोग को एक साथ एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है। वॉकी टॉकी उस मैकेनिज्म पे काम नहीं करता। तो इसी तरह हमारी सी लैंग्वेज भी होती है कि हम जो भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, वो हमारा जैसे ही पूरा होता है तो हम अपने कंपाइलर को बताते हैं ओवर, आप यहाँ से रुक जाइए, आप इतना काम करिए, रुक जाइए, नेक्स्ट लाइन में अब हम आपको फिर कुछ और बताएंगे। तो ओवर डोनेट करने का जो हमारा यहाँ पे सिंटैक्स है वो है ये सेमीकोलन। ये सेमीकोलन आप देख पा रहे हो ना, ये हमने कंपाइलर से बोला एक मैसेज प्रिंट करिए भाई साहब, एक मैसेज प्रिंट करिए। हम आपको सिंटैक्स बताते हैं क्योंकि हमारा कंपाइलर जो है वो हिंदी और इंग्लिश तो समझता नहीं, वो समझता है फ्रेंचीज, वो समझेगा चाइनीज़। तो हमने उसकी भाषा में उसको बताया, प्रिंटफ दिया जो भाषा वो समझ सकता है, एक स्टेटमेंट लिखा, इंटर द वैल्यू, और उसके बाद उसको ओवर का साइन दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया कि भाई इतना काम करके तू रुक जा, फिर मैं बताता हूँ कि अब तेरे को आगे क्या करना है। उसके बाद हम उसको आगे बताएंगे कि अब तू एक काम कर ले, जो यूज़र ने इनपुट दिया है ना, और जो मैंने मेमोरी का एक ब्लॉक एक्वायर करके रखा था उसमें तो उसको डाल के सेव कर लियो। उसके बाद फिर हमने उसको बोल दिया ओवर, ठीक है। तो सेमीकोलन का ये मतलब होता है कि जब हमारी एक लाइन का कोड हमने लिख लिया, हमारी बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, हम उसको तुरंत सेमीकोलन से बंद कर देंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है, इंटर द वैल्यू, उसको स्कैन किया है एन वेरिएबल में, बट अभी तक हमने कोई भी एन वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। सो हम ऊपर चलते हैं इंट मेन के पहले, और कर्ली ब्रेसेस के नीचे आते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, इंट एन, ओके। अभी यहाँ पे इंट का क्या मतलब है, ये हमको बता रहा है इंटीजर टाइप। हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का रहेगा, ये हमने कंपाइलर को बता दिया। अब हमारी कंपाइलर जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर हमें दशमलव में या फिर पॉइंट में नंबर लेना है तो हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप नहीं, यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू लेंगे, फ्लोट लेंगे, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ पे हमें कैरेक्टर लेना है तो हम यहाँ पे इसको डेटा टाइप बताएंगे कैर। हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो हम यूज़र से कैसा वेरिएबल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काम करते हैं। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक एक्वायर करते हैं, रिजर्व करते हैं, तो हम सबसे पहला काम ये बताते हैं कि जो आने वाला यूज़र जो इनपुट देगा वो कैसा वेरिएबल रहेगा, कैसा इनपुट वो देगा, उस टाइप का हम यहाँ पे एक जो आपका मेमोरी ब्लॉक होता है उसको हम एक्वायर करते हैं। वो इंटीजर टाइप, कैर टाइप या फ्लोट टाइप हो सकता है, और भी कई टाइप के आते हैं, बट उसको हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इसको हम इंटीजर टाइप ही रखते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये हो चुका है, इसको हम सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ओह, कोई भी एरर नहीं आया, मुझे यहाँ पे एक एरर करना था, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद कंसोल इनपुट में आते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं 12 और इसको रन करके देखते हैं कि हमको क्या ये शो हो रहा है। इंटर द वैल्यू एंड ये हमको बता रहा है एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है। हमारा प्रोग्राम गाइस अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। बहुत अच्छा हुआ कि एक चीज़ बोलते बोलते मैं मिस कर गया, इससे भी मैं आपको ड्राई रन बता देता हूँ। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले जो मैसेज हमारे पास प्रिंट हो रहा है लाइन बाय लाइन, ड्राई रन में क्या है, इंटर द वैल्यू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटर द वैल्यू, ये यही प्रिंट ऑफ फंक्शन है जो काम कर रहा है, मैसेज हमें डिस्प्ले कर रहा है। कंसोल इनपुट में हमने दे रखा था 12 दिया था,
कंपाइलर ने इसको स्टोर कर लिया, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू कंपाइलर ने इसको n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। बट जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्कैनफ के बाद इसको बोला ओवर तो रुक जा भाई, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि अब आगे क्या करना है, तुम्हें डिस्प्ले क्या करना है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है। सो चलिए चलते हैं, इसको एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई अब तू एक काम कर ले, जो भी यूज़र ने इनपुट किया है ना उसको तू सीधे सीधे बस प्रिंट कर दियो। प्रिंटफ किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का जो सिंटैक्स होता है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। सो यहाँ पे आते हैं और इस पर %d लगाते हैं, डबल कोट, एंड यहाँ पे हम n एंटर कर देते हैं और इसको बोल देते हैं भाई ओवर, इतना काम हो गया। ठीक है, अभी इन दो प्रिंटफ में अंतर है, एक ये वाला प्रिंटफ और एक ये वाला प्रिंटफ, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है कि प्रिंटफ जो है हमारा वो हमें एक वैल्यू को जो है, जो भी हमारा मैसेज है उसको प्रिंट करेगा। सिंपली जब हम किसी मैसेज को प्रिंट करते हैं, जो हमारा पहला वाला प्रिंटफ है उसमें हम डबल कोट में अपने मैसेज को लिख करके बंद कर देते हैं। बट इस चीज़ को हमें मेक श्योर करना है कि जब हम किसी रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट को प्रिंट करने का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है। प्रिंटफ तो बता रहा है कि हाँ प्रिंट कर दो, किस चीज़ को प्रिंट करना है, नॉर्मल कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करना, हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है। सो उसके लिए हम सेम काम करते हैं, डबल कोट में %d लिखते हैं, इसको बंद करते हैं, एक कॉमा लगाते हैं और जिस भी वेरिएबल में हमने वैल्यू को स्टोर कर रखा है उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम दे देते हैं और उसको बोल देते हैं ओवर। ये हमने सेमी कॉलन लगा के इसको ओवर कर दिया। इसको हम फिर से सेव करते हैं, कंपाइल किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंसोल इनपुट में आते हैं, अभी हमने 12 दे रखा था, इसको हम चेंज नहीं करते, इसको हम रन करते हैं। सो इंटर द वैल्यू, और ये छोटा सा यहाँ पे हमको देखिए वैल्यू के जस्ट साथ में लगा हुआ 12 दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है कि सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको एरर फ्री कंपाइल करते हैं, उसको इनपुट देते हैं, उसके बाद जाके उसमें हम करेक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सारा मैसेज हमको एक साथ शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि या तो इस वैल्यू के बाद हमें इक्वल टू का साइन आए, या फिर जो हमारी 12 जो इनपुट हुआ था ये नेक्स्ट लाइन में आए। सो हमें कुछ नहीं करना है, इस %d के पहले ये जो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा था यहाँ पे हम एक /n लगा देते हैं। /n का मतलब क्या होता है, n जो होता है वो न्यू लाइन के लिए हमको डोनेट करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने दिमाग में लेकर के चलना है। अभी ये चीज़ हमें देखनी है कि जो हमने स्लैश लगाया था वो बैक / लगाया है, ये होता है हमारा बैक / के साथ जब हम n लगाएंगे तभी हमारी न्यू लाइन या न्यू स्पेस आता है। और ये होता है हमारा /। ठीक है, // जो होता है वो राइट की तरफ झुका हुआ रहता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, और जब हम कॉपी में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो अपनी देवनागरी या रोमन लिपि जो होती है उसके हिसाब से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, // राइट की तरफ झुका रहता है, बैकवर्ड / बैक की तरफ लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। तो इन दोनों चीज़ में तो आप सबसे पहले अंतर जो है उसको पता कर लो कि डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, जहाँ पे // की ज़रूरत है वहाँ पे हम // यूज़ करेंगे, जहाँ पे बैकवर्ड / की ज़रूरत है वहाँ हम बैकवर्ड / यूज़ करेंगे। अभी हम आते हैं, इसको फिर से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आया है, कंसोल इनपुट में आते हैं, 12 हमारे पास ऑलरेडी पहले से दे रखा है, इसको हम रन करते हैं। अभी देखिए इंटर द वैल्यू, ये हमारा जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया, जो यूज़र ने इनपुट किया कंसोल इनपुट में 12, इसको इसने सेव कर लिया, स्टोर कर लिया स्कैनफ फंक्शन के थ्रू n वेरिएबल में। उसके बाद हमने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप जो स्टोर कर रखे हो उसको आप प्रिंट कर दो। उसकी भाषा में हमने बता दिया सिंटैक्स, सही सिंटैक्स के थ्रू कि आपको कैसे उसको प्रिंट करना है। और जैसे हम इसको रन करते हैं इसने हमको प्रिंट करके दे दिया कि भाई यूज़र ने 12 इनपुट डाल रखा था। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पे /n पे हमने बैक / लगाया था, अभी हम // लगा करके देखते हैं कि क्या होता है।